हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका सामान्य हिंदी के वाक्य से। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वाक्य क्या होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपके वर्णों से मिलकर के बनता था शब्द। अब शब्दों से मिलकर के क्या बनेगा? वाक्य। वाक्य के भी कई नियम होते हैं। एक तो है ना शुद्ध वाक्यों के नियम, तो अलग अलग नियम है, उनको भी हमको पढ़ना पड़ता है कि शुद्ध वाक्य के कौन कौन से नियम होते हैं, किन किन नियमों को फॉलो किया जाता है। तो उसमें कर्ता क्रिया क्रम है ना, कर्म का एक क्या होता है, क्रम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है वाक्य को लिखने के लिए। तो हमको शुद्ध वाक्य मिलता है अगर हम लोग कर्ता क्रिया कर्म को है ना, अगर हम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं कि कर्ता कहाँ होना चाहिए, कर्म कहाँ होना चाहिए और आपकी क्रिया कहाँ होनी चाहिए और अन्य शब्द जो हैं वो कहाँ पे होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग शुद्ध वाक्य बनाते हैं और शुद्ध वाक्य लिखा जाता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शुद्ध वाक्य लिखिए, है ना, अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, आपको उसको शुद्ध बनाना रहेगा। उसके बाद दे देता है कि रचना और बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना और बनावट के आधार पर आप लोग जानते हैं कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य और एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। फिर कभी कभी देता है आपका कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है अगले लेक्चर में कि आपके रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके सरल मिश्रित और आपके संयुक्त वाक्य, उसको भी उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद शुद्ध वाक्य के जो नियम होते हैं, जो आपके कर्ता क्रिया कर्म और अन्य शब्द जो हम लोग जैसे लिख करके, ठीक है, किस प्रकार से लिख करके शुद्ध वाक्य बनाए जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो आप लोग जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो वो होते हैं 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला लिखा हुआ होता है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आपका प्रश्नवाचक, चौथा आपका विस्मयवाचक, 5वां इच्छावाचक, 6वां आज्ञावाचक, 7वां संदेहवाचक और 8वां आपका संकेतवाचक। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका विधिवाचक क्या होता है। दोस्तों, विधिवाचक वे होते हैं जिसमें कार्य करने का बोध होता है या फिर कार्य के होने का बोध होता है, वो होता है आपका विधिवाचक। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पे कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी खेल रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ऐसे शब्द जहाँ भी आते हैं तो वो होते हैं विधिवाचक, जिसमें कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होते रहने का बोध होता है, वो होता है आपका विधिवाचक। उसके बाद होता है आपका निषेधवाचक। कि निषेधवाचक क्या होता है? जिसमें नकारात्मकता का बोध होता है, जिसमें नकारात्मकता का बोध होता है वो होता है आपका निषेधवाचक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर इसी के बीच में मैं ठीक है नहीं लगा दूं कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी नहीं खेल रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, तो वो हो जाएगा आपका निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है या फिर प्रश्न करने का बोध होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, तो क्या हो सकता है? आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कब आए। ऐसे अगर वाक्य आते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है तो वो होते हैं आपके, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद विस्मयवाचक, जिसमें आश्चर्य हर्ष शोक और उत्साह आदि प्रकट हों। जिन वाक्यों में आश्चर्य हर्ष शोक उत्साह आदि प्रकट होते हैं उन वाक्यों को बोला जाता है विस्मयवाचक वाक्य। जैसे अरे आप आ गए, अरे आप आ गए, हे राम गांधी जी मर गए। ऐसे वाक्य अगर जहाँ पे आए जहाँ पे आश्चर्य का, है ना, हर्ष का, शोक का, उत्साह का बोध होता है तो वो लोग कहलाते हैं आपके विस्मयवाचक वाक्य। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य में दोस्तों इच्छा और कामना करने का बोध होता है। जिन वाक्यों में इच्छा बताने और कामना करने का बोध होता है वो होते हैं आपके इच्छावाचक वाक्य। जैसे
आज तो मैं रसगुल्ले खाऊंगा, ये अपनी इच्छा बता रहा है, अपने अंदर की जो जिज्ञासा है उसको बता रहा है कि आज मैं रसगुल्ले खाऊंगा, आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, है ना। फिर उसके बाद ईश्वर से मैं आपकी सफलता के लिए कामना करता हूँ, या फिर मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जहाँ पे कामना और इच्छा वाक्य का बोध होता है, इच्छा का बोध होता है, फिर कामना का बोध होता है, तो वो होते हैं इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें आज्ञा देने का और निर्देश देने का, आज्ञा देने का और निर्देश देने का बोध होता है, वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि बड़ों का सम्मान करो, मैं उसको ठीक है आज्ञा दे रहा हूँ कि मैं उसको निर्देश दे रहा हूँ कि तुम बड़ों का सम्मान करो। उसके बाद मैं उसको आज्ञा दूं कि मेरे लिए पानी लाओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए पानी लाओ, ठीक है, मेरे पैर दबाओ, मेरे हाथ दबाओ, ठीक है। इस पर मैं किसी को आज्ञा दे रहा हूँ। अगर मैं किसी को निर्देश दूं कि दूसरों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों के आगे झुको, ये सब क्या होते हैं आपके आज्ञावाचक वाक्य। फिर उसके बाद संदेहवाचक वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में भी संदेह का बोध होता है, संदेह के भाव का बोध होता है, उसको बोला जाता है संदेहवाचक वाक्य। जैसे पिताजी आ गए होंगे, अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है कि पिताजी आ गए हैं, मैं एक संदेह है ना वहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ किसी से कि पिताजी आ गए होंगे, पिताजी आकर खाना खा लिए होंगे, है ना। उसके बाद भोजन पक रहा होगा, ठीक है, फिर भोजन पक रहा होगा, ठीक है, आम पक गए होंगे, पेड़ से आम पककर गिर रहे होंगे। ऐसे वाक्य जहाँ भी आए जहाँ पे हम लोग सिर्फ संदेह व्यक्त कर सकते हैं, हम उसके बारे में कंफर्म नहीं है, सिर्फ संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो वो होता है आपका संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद बात करते हैं लास्ट संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं। संकेतवाचक वाक्य दोस्तों इसमें क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं और दूसरा वाक्य क्या होता है पहले वाक्य पे आश्रित होता है। संदेहवाचक वाक्य में क्या होते हैं, दो वाक्य होते हैं और उसमें पहला वाक्य जो दूसरा वाक्य होता है पहले वाक्य पे आश्रित होता है। जैसे मैं बोलूं वर्षा होने से फसल अच्छी होगी, तो ये तो वर्षा होना पहला वाक्य है और फसल अच्छी होना ये क्या है दूसरा वाक्य है। तो फसल तभी अच्छी होगी जब आपके यहाँ वर्षा होगी, फसल अच्छी तभी होगी जब वर्षा होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर करता है, वर्षा के होने पे। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पे क्या है आश्रित है। फिर उसके बाद आप कहें तो मैं कोशिश करूं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप कहेंगे तब करूंगा, बिना आपके कहे मैं कोशिश नहीं करूंगा। तो क्या है, मैं कोशिश तो करूंगा लेकिन कब करूंगा, जब आप कहेंगे तब करूंगा। तो मैं किस पे आश्रित हूं, मैं दूसरे पे आश्रित हूं, उसका है ना उसकी परमिशन मिलने के बाद ही मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो ऐसे वाक्य अगर कहीं पे आए कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे आश्रित होता है तो उसको बोला जाता है संकेतवाचक वाक्य। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद होते हैं वो काफ़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और उनके उदाहरण भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो एक बार और, एक बहुत बारी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, रचना और बनावट के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार के भेद होते हैं। फिर उसके बाद पंक्चुएशन आता है ना, कि आपको ठीक अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाना होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे, अगला लेक्चर लेकर आएंगे। तो उसमें रचना और बनावट के आधार पर जो आपके वाक्य के भेद होते हैं, जैसे आपका सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, और उसके बाद जो शुद्ध वाक्य लिखने के जो नियम होते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।